कल वाले क्लास में कोई डाउट? चलो, कल वाले क्लास में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम देखे थे, किसमें? प्लांट में देखे थे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग कुछ पाथवेज को भी फॉलो किए थे कि ग्लूकोज का किस प्रकार से एनर्जी बनाने में यूज होता है। पहला था एनारोबिक, उसके बाद फिर था लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद था फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तीन यहाँ पे हम लोग पाथ बनाए हुए थे, तीन रास्ता था हमारा। चलो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद हम लोग सीखे थे कि प्लांट अपना रेस्पिरेशन कैसे करता है, अपना एनर्जी कैसे बनाता है। चलो, उसको 2 मिनट फटाक से रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 2 प्लांट लिए थे, एक प्लांट एक ये था और वही प्लांट एक यहाँ पे था। मान लेते हैं ये प्लांट हमारा डे टाइम में है और ये प्लांट हमारा नाइट में है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब चूंकि ये दिन में ये प्लांट हमको देखने को मिल रहा है, तो इसके साथ दिन में यानी कि डे टाइम में क्या होगा, इसके साथ डे टाइम में क्या होगा, देखो सनलाइट ये एनवायरमेंट से ले लेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर से ले लेगा, वाटर भी अपने अंडरग्राउंड से ले लेगा और क्लोरोफिल इसके पास तो है ही। तो इस समय पे इनको चारों चीज जब मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, तो डे में यानी कि दिन में ये अपना भोजन यानी कि अपना ये फूड का जो सिंथेसिस करेगा, यानी कि फूड जो है अपना बनाएगा, वो अपना कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके पास चारों चीज चाहिए और चारों चीज इसको दिन में मिल रहा है। तो ये अपना पूरा का पूरा भोजन जो है अपना बना लेगा, ये अपना फूड प्रिपेयर कर लेगा। लेकिन बात समझने वाला इसमें ये है कि डे टाइम में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, ये दिन में होता है। लेकिन रात में जस्ट इसका उल्टा होता है। रात में क्या होता है, प्लांट क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और लेता क्या है, ऑक्सीजन। ये रात में होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि रात में प्लांट के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ऑक्सीजन तो मिलेगा लेकिन बहुत ही कम मिलेगा, उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। चलो, उसके बाद एक और सवाल ये है कि क्या रात में प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास सनलाइट नहीं है रात में, है ना। तो रात में केवल ये वाला हमारा काम चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करना और ऑक्सीजन को गेन करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिन में ये वाला चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। बात समझ में आ गया। ये हमारा केस था प्लांट वाला। उसके बाद फिर हम लोग टेरेस्टेरियल एनिमल और एक एक्वेटिक एनिमल के बारे में बात किए थे। टेरेस्टेरियल एनिमल यानी कि हम लोग सांस अपने एनवायरमेंट से ले लेते हैं, एकदम आराम से ले लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं वो किस प्रकार से अपना लेंगे ऑक्सीजन, इसका हम लोग देखे थे, एक फिश के एग्जाम्पल से समझे थे। चलो, एक कोशिश करते हैं फिश बनाने का। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये हमारे पास एक फिश है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक फिश है, हालांकि ये सुंदर नहीं लग रहा देखने में। चलो सर, कोशिश करते हैं थोड़ा सा अच्छा बनाने का। इसको बनाते हैं थोड़ा सुंदर डायग्राम। चलो देखो जरा, इस बार लग रहा है कि फिश है ना। चलो, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो ये हमारे पास एक फिश है और ये एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहता है। तो ये अपना सांस कैसे लेगा, ऑक्सीजन अपना कैसे गेन करेगा? मान लो इसके चारों तरफ आजू बाजू क्या है, पानी है, यानी कि वाटर में ये रह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो, इस वाटर के फॉर्मूला में H2O लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 ही एटम है। तो पानी में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण एक्वेटिक एनिमल बहुत ही फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि उनका जो सांस लेने का जो क्षमता है एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, कोई दिक्कत नहीं। यदि फास्ट नहीं रहेगा तो फिर एक भी एक्वेटिक एनिमल जिंदा ही नहीं रह पाएगा, क्योंकि ऐसे ही पानी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, बहुत कम है। तो उसको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए वो बहुत ही फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
और फिश अपना कैसे लेगा, देखो फिश क्या करता है ना कि अपने माउथ से, फिश अपने माउथ से सांस को लेता है, ठीक, और माउथ से सांस लेने के बाद वो अपने बॉडी में हर जगह पे उस ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, कोई दिक्कत नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ता कैसे है, अपने गिल्स से, अपने फेफड़े से, और फेफड़ा होता कहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे हमारा जो है एक फेफड़ा इस प्रकार का देखने को मिलता है ना। तो हमेशा याद रखिएगा क्या कि मछली जो है अपने मुंह से सांस को लेते हैं, उसके बाद हर एक सेल तक अपना वो पहुंचाते हैं, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बाहर निकालते हैं, गिल्स से, फेफड़े से, कोई दिक्कत नहीं। ये था हमारा, ये हमारा पिछले क्लास का थोड़ा सा रिवीजन भी हम लोग का हो गया। अब हम लोग चलेंगे कि आखिर ह्यूमन बींग्स सांस किस प्रकार से लेते हैं और किस प्रकार से, यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग कैसे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकालते हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोग जो सांस लेंगे यानी कि जो ऑक्सीजन हम लोग लेंगे वो कहाँ पे आएगा, सबसे पहली बार नाक में, है ना। और नाक को यानी कि नोज को साइंटिफिक नाम हम लोग देते हैं नॉस्ट्रिल्स, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब ये हमारे पास नाक हो गया, और चूंकि नाक है तो नाक के अंदर में एक इस प्रकार का रास्ता बना हुआ है ना, रास्ता बना हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं नसल पैसेज, कोई दिक्कत नहीं। पैसेज का मतलब क्या, रास्ता, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये हमारा नाक हो गया, सांस लेंगे नाक से, और ये यहाँ से जब हम लोग सांस लेंगे तो ये हवा यानी कि ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इस रास्ते को ही हम लोग कहते हैं नसल पैसेज, और ये नसल पैसेज होते हुए ही हमारा जो है पूरा ऑक्सीजन बॉडी में जाएगा। वो कैसे जाएगा अभी हम लोग समझेंगे, लेकिन सबसे पहली बात, ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ पे आएगा, नॉस्ट्रिल्स यानी कि नोज में आएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, नॉस्ट्रिल्स में हमें दो चीज देखने को मिलते हैं। जैसे देखो, जब हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या देखे थे कि अपना जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसको बहुत बार तोड़ा जाता है, उसके बाद जाके सेल उसको यूज कर पाता है। उसी प्रकार से जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ धूल, मिट्टी, बालू, गंदगी, ये सब भी आता है ना। लेकिन क्या ये मान लो यदि ये सब चीज़ डायरेक्ट हमारे लंग्स में चला जाता तो क्या हम लोग आज इतना दिन तक जिंदा रह पाते, क्या नहीं रह पाते। मतलब क्या हुआ कि हमारे बॉडी में कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ जरूर है जो कि उस एयर से फिल्टर का काम कर रहा है ना। जो भी गंदगी चीज़ है या फिर जो वेस्ट पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल धूल हो सकता है, बालू हो सकता है ना, ये जो है इसका फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है, इसका फिल्ट्रेशन का काम करता है आपके नाक में जो हेयर होते हैं वो, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात, नोस्ट्रिल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, हेयर देखने को मिलेगा। और ये हेयर करेगा क्या, जितने भी ऑक्सीजन के साथ आप ले रहे हैं, ऑक्सीजन यदि आप ले रहे हैं उसके साथ यदि कोई धूल, मिट्टी, कोई डस्ट पार्टिकल यदि आ रहा है तो उसको वहीं पे वो रोक देगा, कोई दिक्कत नहीं। रोकने के बाद दूसरा चीज जो आपको नोस्ट्रिल्स में देखने को मिलेगा वो मिलेगा म्यूकस। क्या मिलेगा, म्यूकस। ये म्यूकस क्या करेगा, ये म्यूकस इस हेयर के द्वारा जो डस्ट पार्टिकल रोका गया होगा उसको एक लिक्विड प्रोवाइड कर देगा, यानी कि थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का होता है म्यूकस, है ना। कभी नाक में उंगली डाले होगे तो मालूम चला होगा, है ना। मतलब क्या कि ये जो म्यूकस है वो बहुत ही एक लिक्विड सबस्टांस है, और ये लिक्विड सबस्टांस क्या करता क्या है, वो जो सांस लेने के दौरान इस हेयर ने जो डस्ट पार्टिकल को वहां पे रोक के रखा है उसको लिक्विड प्रोवाइड कर देता है, जिसके कारण वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक चिपचिपा टाइप में हो जाता है। उसको जब हम लोग नाक साफ करते हैं तो फिर वो हम लोग का बाहर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो हमेशा याद रखना है क्या, नाक में फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगा, हेयर करेगा। ये जितने भी डस्ट पार्टिकल होंगे उसको वो वहीं पे रोक देंगे, और इस डस्ट पार्टिकल को लिक्विड प्रोवाइड कर देगा कौन, म्यूकस, कोई दिक्कत नहीं। और वो लिक्विड थोड़ा सा स्टिकी यानी कि चिपचिपा होता है ना, जिसके कारण वो डस्ट पार्टिकल को लिक्विड प्रोवाइड करेगा और वो एक चिपचिपा बन जाएगा। उसको जब हम लोग नाक साफ करते हैं तो वो बाहर निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हो गया। अब हमारा जो ऑक्सीजन है वो पूरी तरीके से प्योर है, यानी कि अब हम लोग उसको अंदर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब वो ऑक्सीजन जो हम लोग ऑक्सीजन लेंगे, अब वो ऑक्सीजन नसल पैसेज से होते हुए वो आएगा हमारे फेरिक्स में। अब ये फेरिक्स क्या है, फेरिक्स समझते हैं पहले। फेरिक्स को समझने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं माउथ कैविटी। माउथ कैविटी, साइंस में माउथ को हम लोग माउथ कैविटी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया।
हाँ, और नाक को नोस्ट्रिल भी कहते हैं और नसल कैविटी भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज सेम ही है। बात समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ से जब हम लोग सांस लेंगे तो ये ऑक्सीजन हमारा आएगा यहाँ से होते हुए नसल पैसेज से होते 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 यहाँ पे आएगा फेरिक्स में। अब जरा देखो, क्या ये माउथ का भी एक पैसेज यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे मिल जा रहा है, नाक का भी एक पैसेज आ रहा है वो यहाँ पे आके मिल जा रहा है। मतलब क्या हो गया कि मतलब फेरिक्स जो है वो एक कॉमन पैसेज है, किसका, फूड और एयर का। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज मालूम चलेगा, फेरिक्स क्या है हमारा, एक कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। ठीक है, अब जरा देखो तो यहां से हम लोग भोजन लेंगे, अपना अपना खाना खाएंगे तो वो भी हमारा फेरिक्स में ही आएगा, सांस लेंगे तो भी वो फेरिक्स में ही आएगा। मतलब क्या हो गया कि ये एक फेरिक्स ऐसा जगह है हमारे बॉडी में, नाक के थोड़ा सा नीचे, जो कि और जहां पर कि भोजन यानी कि हमारा फूड और हमारा ऑक्सीजन दोनों एक साथ जाकर वहां पे मिल सकते हैं, यानी कि दोनों का पैसेज अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल ये है कि जब दोनों एक ही साथ मिल जा रहा है तब तो हम कह सकते हैं कि फिर हम जो डाइजेस्ट अपना भोजन करते होंगे उसमें ऑक्सीजन का मात्रा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब जरा देखो ध्यान से, इस फेरिक्स, ये तो फेरिक्स एकदम कॉमन पाथ है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी आएगा और यहाँ से आपका फूड भी आएगा, लेकिन यहाँ से दो अलग रास्ता बच जाता है, दो अलग रास्ता बच जाता है। एक ऑक्सीजन का अलग, यानी कि एक ऑक्सीजन के लिए अलग रास्ता होगा और एक फूड के लिए अलग रास्ता होगा। जो फूड का रास्ता होगा हम लोग उसको क्या कहे थे, ओइसोफेगस, यानी कि फूड पाइप। और जो ऑक्सीजन का यानी कि जो विंड का, जो हवा का रास्ता होगा उसको हम लोग कहेंगे, कहा गया, ट्रेकिया। उसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रेकिया। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो अब जरा देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे दो रास्ता नजर आ रहा है, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये रास्ता किसका होगा, ओइसोफेगस यानी कि फूड पाइप का ये होगा, और ये हो गया हमारा विंड पाइप का। कोई दिक्कत अब समझने में, बात समझ में आ गया। तो नोस्ट्रिल्स में हमारे दो चीज प्रेजेंट होंगे, पहला हेयर, दूसरा म्यूकस। हेयर डस्ट पार्टिकल को वहीं पे रोक देगा, यानी कि फिल्टर कर देगा उसको, और म्यूकस उसको लिक्विड प्रोवाइड करके स्टिकी बना देगा, चिपचिपा बना देगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एयर जो है हमारा, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से होते हुए नेसल पैसेज से होते हुए फेरिक्स में आएगा, और ये फेरिक्स क्या है, कॉमन पैसेज है फूड का भी और एयर का भी। फेरिक्स के बाद हमारा फूड का अलग रास्ता हो जाता है और एयर का अलग रास्ता हो जाता है। फूड के रास्ते को हम लोग ओइसोफेगस या फिर फूड पाइप भी कहते हैं, और एयर के रास्ते को हम लोग ट्रेकिया कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा ट्रेकिया क्या हो गया, विंड पाइप, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। अब ये तो हो गया हमारा ट्रेकिया, विंड पाइप। उसके पहले भी हमारे पास एक यहाँ पे लिखा हुआ है लैरिक्स। लैरिक्स को हम लोग क्या कहते हैं जरा बताओ तो, लैरिक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्या कहेंगे, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। हम जो बोल पा रहे हैं वो आवाज कहाँ से निकल रहा है, लैरिक्स से निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा ऑक्सीजन इधर से होते हुए ऐसे ऐसे होते हुए लैरिक्स के गुजरते हुए आ गया हमारा कहाँ पे, ट्रेकिया में, यानी कि विंड पाइप में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। विंड पाइप में यदि आप गौर से देखेंगे तो आपको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे है ना हमारा गला है, गला में जरा देखो, क्या तुमको इस प्रकार का स्ट्रक्चर महसूस हो रहा है क्या, है ना। मतलब ये कि एक इस प्रकार का होगा और उसमें एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, है ना। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसी को हम लोग कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो ये जो आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इस प्रकार का दिख रहा होगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। यहाँ तक में कोई भी समस्या, तो ट्रेकिया क्या हो गया हमारा, विंड पाइप, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या हो गया हमारा, ये जो एक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा वही हो गया हमारा रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब सवाल ये है कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या है। देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन ये है कि ये ट्रेकिया को यानी कि विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है। क्या करने से, कोलैप्स होने से। देखो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ना एक बोन है, क्या एक हड्डी है, बोन है, देखो इसको महसूस करो, हड्डी होगा। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज करता क्या है, विंड पाइप को कोलैप्स होने से यानी कि सटने से बचाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब
बात समझ में आ गया? कोई भी समस्या? चलो, हम अच्छी तरीके से सांस ले पाए, अच्छी तरीके से सांस ले पाए, सांस छोड़ पाए, इसके लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, हमारे विंड पाइप को, विंड पाइप ऐसे है उसको कोलैप्स होने से यानी कि सटने से उसको हमेशा रोक के रखता है। कौन? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का स्ट्रक्चर ये है, देख लो इस प्रकार का, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हमारा एयर इधर से होते हुए फेरिक्स, लैरिक्स और ट्रेकिया होते हुए, अब जरा ध्यान से समझना, यहाँ तक तो हम लोग इसको कह दिए क्या, ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप कह दिए, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कह दिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। लेकिन अब ये विंड पाइप यानी कि ट्रेकिया दो अलग अलग ब्रांच में बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को हम लोग एक साथ कहेंगे ब्रोंकाई। क्या कहेंगे? ब्रोंकाई, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों एक साथ क्योंकि ये प्लूरल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और यदि सिंगुलर होता अलग अलग, इसको अलग से क्या कहेंगे? ब्रोंकस, कोई दिक्कत नहीं। सिंगुलर क्या हो जाएगा इसका? ब्रोंकस, और प्लूरल क्या हो जाएगा दोनों का? ब्रोंकाई, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? तो अब ये हमारा विंड पाइप दो अलग अलग रास्ते में, दो अलग अलग पाथ में बढ़ चुका है, डिवाइड हो चुका है, एक इधर और एक इधर, दोनों को एक साथ कहेंगे ब्रोंकाई, और सिंगल कहना हो तो ब्रोंकस कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं। उसके बाद जरा देखो, जब ये डिवाइड हुआ है तो ये इसका और ब्रांच बनता गया है, इधर भी बनता गया है, फिर इधर भी, फिर इधर भी, फिर इधर भी, है ना। मतलब कि ये पहले इस प्रकार का था, फिर दो अलग अलग भाग में बटा, फिर ये सिंगल पार्ट भी अलग अलग डिवाइड, अलग अलग पार्ट में उसका ब्रांच बन रहा है ना। तो इसको तो हम लोग सिंगुलर कह देंगे ब्रोंकस। अब जो इसका अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिल रहा है उसको हम लोग कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? तो क्या कहेंगे इसको? ब्रोंक्यूल्स। तो इधर भी ब्रोंक्यूल्स है और इधर भी ब्रोंक्यूल्स है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? अब जरा देखो तो ब्रोंक्यूल्स के टिप पर यानी कि लास्ट वाले टिप पर क्या एक रेड कलर का हर जगह पे बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझते हैं कि आखिर ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है क्या। बलून लाइक स्ट्रक्चर को समझने से पहले एक दो टर्म और है जिसको कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। लंग, लंग क्या हो गया हमारा? ये जो है हमारा ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, ये वाला ब्लैक वाला, यही तो हमारा लंग है, एक इधर है और एक इधर है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कि ब्रोंक्यूल्स के टिप पर यानी कि सबसे ऊपर पे यहाँ पे जो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है क्या? इसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। क्या कहते हैं? एल्वियोली। देख लो यहाँ पे एल्वियोली कहेंगे, बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग कहेंगे एल्वियोली। और किसी किसी बुक में इस एल्वियोली का नाम एल्वियोलर सैक भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एनसीईआरटी में इसका नाम जो है वो एल्वियोलर सैक लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। एल्वियोली यहाँ पे लिख दिया है। तो एल्वियोली का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बलून लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक, बलून लाइक स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक में कोई भी डाउट? अब क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वही हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे अहम पार्ट है, ठीक है। चलो अब समझते हैं। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो यहीं पे हमारा गैस का एक्सचेंज होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। तो गैस का जो एक्सचेंज होगा वो होगा हमारे एल्वियोली में। अब होता कैसे है जरा समझते हैं इसको ध्यान से। देखो ऑक्सीजन इधर से होते हुए, ऐसे होते हुए बलून लाइक स्ट्रक्चर में चला गया। अब यहाँ पे पाया जाएगा हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मतलब क्या? कि इस प्रकार का झिल्ली होगा, धागा टाइप का, जो कि पूरा का पूरा ब्लड से ही भरा हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? तो वो जो है झिल्ली यानी कि जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड कैपिलरीज भी आप कह सकते हैं, वो अटैच रहता है किससे? एल्वियोली से, ठीक है। तो इसमें जो ऑक्सीजन आया है वो क्या करेगा, और चूंकि वो ब्लड से भरा हुआ है तो ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ये ऑक्सीजन आ जाएगा किसमें? ब्लड वेसल्स में, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताओ डिफ्यूजन प्रोसेस क्या था? जब गैस का एक्सचेंज हो हमारे बॉडी में चाहे प्लांट में, जो प्रोसेस से हो रहा है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो गैस का एक्सचेंज यदि एनिमल में हो चाहे प्लांट में हो तो हम लोग कहेंगे डिफ्यूजन, और जब वाटर का एक्सचेंज हो तो ऑस्मोसिस, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? चलो अब जरा देखो तो
ये हमारे पास एल्वियोली है और इस एल्वियोली से हमारा अटैच है बहुत सारा लाखों करोड़ों ब्लड वेसल्स अटैच है, और चूंकि ब्लड वेसल्स है तो उसमें ब्लड होगा, ठीक है। तो इस यहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा किस में आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, और ब्लड वेसल्स क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचा देगा, कोई दिक्कत अब। लेकिन इतना आसान नहीं है। देखो, यदि केवल डिफ्यूजन प्रोसेस से यदि डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारे सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता रहा तब तो फिर महीनों लग जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है। तो अब जरा बताओ कि क्या यदि डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में आएगा और वो हर एक सेल तक जाएगा तो क्या हम लोग जिंदा रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे, क्योंकि डिफ्यूजन एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, उसको बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही वो धीरे धीरे काम करता है ना। और हमको क्या चाहिए, हर समय पे तुरंत तुरंत ऑक्सीजन चाहिए हमारे सेल को। तो यहाँ पे उस ब्लड में प्रेजेंट रहता है हमारा एक होमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, बात समझ में आ गया। तो क्या याद रखना है, हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन का जो अट्रैक्शन है वो ऑक्सीजन से बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। तो उस ब्लड वेसल में उस ब्लड वेसल्स में हमारे पास एक पाया जाता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन का ज्यादा एफिनिटी यानी कि ज्यादा अट्रैक्शन किससे होता है, ऑक्सीजन से होता है। तो वो क्या करेगा, इस एल्वियोली से ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेगा, ठीक है। कैप्चर करने के बाद वो हेमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचा देगा। और ऑक्सीजन का, हालांकि हेमोग्लोबिन का अट्रैक्शन ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा है तो वो फटाफट काम करता है, क्या करता है, फटाफट काम करता है। बात समझ में आ गया। तो यदि डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन आता तो हमको 2-3 महीना लग जाता हमारे सेल में पहुंचने के लिए, बहुत टाइम लग जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं हमारे बॉडी में। देखो, हमारा बॉडी ना नेचर बहुत ही सोच समझ के बनाया है ना, हर प्रकार का सिस्टम हमारे बॉडी में है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स में पाया जाएगा रेड ब्लड सेल, आरबीसी, ठीक है। उसमें होगा हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन का जो अट्रैक्शन है वो ऑक्सीजन से बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो वो हेमोग्लोबिन क्या करेगा, इस एल्वियोली से ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा और हर एक सेल तक पहुंचा देगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हो गया बात ऑक्सीजन का कि ऑक्सीजन सेल तक कैसे जा रहा है। अब उधर से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आएगा। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में है, जो कि हमको बाहर निकालना ही निकालना है। यदि बाहर नहीं निकाले तो फिर तुम खत्म हो सकते हो, यानी कि हमारा बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो अब जरा समझो ध्यान से, इस एल्वियोली से ऑक्सीजन सेल तक गया किसके थ्रू, हेमोग्लोबिन के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। और वो जो ब्लड गया है आरबीसी, और चूंकि वो ब्लड है, रेड ब्लड सेल भी होंगे और भी बहुत सारे कुछ होंगे उसमें, है ना। वो ऑक्सीजन को लेके गया, उधर से वही ब्लड क्या करेगा, अपने ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को मिला देगा। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यदि उधर से आएगा तो वो सोल्यूबल फॉर्म में आएगा, यानी कि पूरी तरीके से ब्लड में घुला हुआ आएगा, मिक्स होके आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर से गया ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड सेल से क्या करेगा, ब्लड खींच लेगा और अपने में उसको मिला देगा। मिलाने के बाद वो आ जाएगा दोबारा कहाँ पे, एल्वियोली में। क्या आएगा एल्वियोली में, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली से आएगा इसमें ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद चला जाएगा किसमें, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई के बाद चला जाएगा ट्रेकिया यानी कि विंड पाइप में, उसके बाद लैरिक्स में, उसके बाद फैरिक्स में, उसके बाद फिर नसल पैसेज में, और उसके बाद नाक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा। बात समझ रहे हो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जिस रास्ते से ऑक्सीजन गया था हर एक सेल तक, उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड भी वापस होते 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 बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में सॉल्युबल फॉर्म में आया था, हाँ, तो वो फिर एल्वियोली में आके गैस के रूप में सेपरेट हो जाता है ना। जैसे देखो, यहाँ से एल्वियोली से हेमोग्लोबिन क्या कर लिया, ऑक्सीजन को कैप्चर कर लिया, उसके बाद जाके वहां पे उसको सेल को दे दिया, ठीक ना। उधर से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड क्या करेगा, अपने में मिला लेगा उसको, यानी कि सोल्यूबल फॉर्म में उसको डिजोल्व कर देगा, कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद जब वो वहां से आएगा एल्वियोली में, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और जो ब्लड में मिला हुआ था ब्लड अलग हो जाएगा। यहाँ पे अलग होने के लिए बाय नेचर ये आपके बॉडी के अंदर ये ऑटोमेटिक हो जाता है। इसमें हम लोग कुछ अंदर से नहीं देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर दो और ब्लड को अलग कर दो, ये बाय नेचर हमारे बॉडी में ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया? चलो, तो अब बताओ कि गैस का एक्सचेंज आखिरकार हो कहाँ रहा है? एल्वियोली में हो रहा है, क्योंकि एल्वियोली से ही ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन में जा रहा है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रहा है कहाँ पे? एल्वियोली में। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया है? कोई दिक्कत अब यहाँ पर समझने में? अब इसके अलावा जो एक इसमें और हमारा बॉडी पार्ट होता है वो होता है रिब्स। रिब्स जरा यहाँ पे अपने बॉडी में इसको टच करो तो एक हड्डी टाइप का नजर आ रहा होगा, कुछ इस प्रकार का, देखो, है ना? इसको हम लोग कहते हैं रिब्स। कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं बनाया ना ताकि थोड़ा सा ये गंदा लगने लगता, और ये इसके ऊपर ही होता है इस प्रकार से, ठीक है? तो अब बताओ रिब्स का फंक्शन क्या है? रिब्स का फंक्शन ये है कि हमारे इंटरनल पार्ट को जो आप ये सब देख रहे हैं इनको प्रोटेक्ट करना। कोई दिक्कत नहीं। यदि वो नहीं होता और यदि हमें कोई थोड़ा सा यहाँ पे मार भी देता तो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता था, लेकिन रिब्स क्या करता है? उस चीज़ को बचा के रखता है। बात समझ में आ गया? कोई भी डाउट? अब सारा चीज़ तो हम लोग डिस्कस कर लिए, लेकिन बच गया डायफ्राम। याद करो जब हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ रहे थे तो हम लोग बात किए थे कि डायफ्राम का फंक्शन बहुत ही ज़्यादा कहाँ पे है? रेस्पिरेशन में है ना? अब यहाँ पे समझेंगे डायफ्राम का क्या फंक्शन है। देखो, डायफ्राम एक सीट ऑफ मसल्स है। जैसे एक सीट ऑफ पेपर आप जब एक पे एक रखते जाएंगे तो एक बुक बन जाएगा, है ना? उसी प्रकार से सीट यानी कि मसल्स का सीट एक पे एक आप जब रखते जाएंगे तो वो बन जाएगा हमारा डायफ्राम, ठीक है? अब डायफ्राम का फंक्शन क्या है जरा देखो ध्यान से। जब हम लोग सांस लेते हैं, जब हम लोग सांस लिए, सांस जब हम लोग लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे एक्सपेंड होता है। ध्यान से देखो तो जरा, सांस लो और महसूस करो तो। सांस ले रहे हैं तो क्या हमारा स्टमक यानी कि हमारा पेट क्या वो फैल रहा है? तो वो फैल क्यों रहा है? क्योंकि ये डायफ्राम एक्सपेंड हो रहा है। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, मान लो कि अभी यहाँ पे डायफ्राम है, सांस लेंगे वो नीचे चला जाएगा, फिर सांस छोड़ेंगे वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? और ये हमारा डायफ्राम होता कहाँ पे है? ये डायफ्राम ये हमारा होता कहाँ पे है? एब्डोमेन समझते हो? एब्डोमेन मतलब स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे को हम लोग एक साथ कहते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन के ऊपर जस्ट हमारा लोकेट रहेगा डायफ्राम। कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ से आपका स्टमक शुरू होता है जस्ट उसी के ऊपर में आपका डायफ्राम है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए जब डायफ्राम हमारा एक्सपेंड होता है यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा जो एब्डोमेन है यानी कि पूरा ये वाला जो पार्ट है वो फैलता है, एक्सपेंड करता है। उसके बाद जब सांस छोड़ते हैं तो एक्चुअल पोजीशन पे आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया? तो अब यदि कोई पूछे कि बताओ डायफ्राम कहाँ पे लोकेट रहता है, तो एब्डोमेन से जस्ट ऊपर लेकिन चेस्ट से जस्ट नीचे, यानी कि लंग्स से जस्ट नीचे, लंग से नीचे और एब्डोमेन से ऊपर, इसी के बीच में हमारा क्या है? डायफ्राम है। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया? तो क्या ये अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है? कहीं पे भी कोई डाउट? तो एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं। क्या ऑक्सीजन को हम लोग यहाँ से लेंगे नॉस्ट्रिल से, उसके बाद यहाँ पे जो भी उसके साथ धूल मिट्टी बालू जो कुछ भी रहेगा उसको फिल्टर कर देगा कौन? हेयर। उसके बाद फिर उसको लिक्विड प्रोवाइड कर देगा कौन? म्यूकस। म्यूकस जब उसको लिक्विड प्रोवाइड करेगा तो वो डस्ट पार्टिकल एक स्टिकी रूप में बन जाएगा यानी कि चिपचिपा बन जाएगा, और जब हम लोग अपना नाक साफ करते हैं तो वही हमारा बाहर निकलता है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फिल्टर होके यानी कि प्योर ऑक्सीजन आता है हमारा फेरिक्स में, और फेरिक्स हमारा क्या है? कॉमन पैसेज है फूड का भी और एयर का भी, और यहाँ से ही हमारा फेरिक्स से ही हमारा फूड का पाइप अलग हो जाता है और विंड का पाइप अलग हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? चलो, उसके बाद यहाँ से हमारा ऑक्सीजन आते आते सबसे पहले आएगा लैरिक्स में। लैरिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ से आएगा हमारा ट्रेकिया में यानी कि विंड पाइप में आएगा। वहाँ से आने के बाद, और हाँ, विंड पाइप में जो एक स्ट्रक्चर है इस प्रकार का हमारे गले में
उसको हम लोग कहते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। और ये रिंग ट्रेकिया, और ये ट्रेकिया अब दो अलग अलग भाग में डिवाइड हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे ब्रोंकाई, और सिंगुलर इसका हो जाएगा ब्रोंकस। क्या था? ब्रोंकस था ना? चलो ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्लूरल हो गया ब्रोंकाई और सिंगुलर हो गया ब्रोंकस, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके बाद जब ये ब्रोंकस और अलग अलग ब्रांच में डिवाइड होगा, उस ब्रांच को हम लोग कहेंगे ब्रोंक्यूल्स, कोई दिक्कत नहीं, ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। उसके बाद हर एक ब्रोंक्यूल्स के ऊपर में जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहेंगे एल्वियोली, और गैस का जो एक्सचेंज होता है वो इसी एल्वियोली में होता है, कोई दिक्कत नहीं। इस एल्वियोली से हमारे लाखों करोड़ों ब्लड वेसल्स अटैच रहते हैं, और ब्लड वेसल्स में हमारे होते हैं कौन? रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल के अंदर होते हैं हमारे हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन क्या करते हैं? इस एल्वियोली से ऑक्सीजन को कैप्चर करते हैं और वो हर एक सेल तक पहुंचा देते हैं, और उधर से वो ब्लड आरबीसी नहीं, रेड ब्लड सेल नहीं, हेमोग्लोबिन नहीं, वो जो पूरा ब्लड है, ब्लड वेसल्स जो है, वो क्या करेगा? उधर से सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हुए आएगा कहाँ पे? एल्वियोली में। एल्वियोली में ये कार्बन डाइऑक्साइड को दे देगा और ब्लड अलग हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अलग और ब्लड अलग हो जाएगा दोनों, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जिस प्रकार से ऑक्सीजन गया था, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। एल्वियोली के बाद हमारा आ जाएगा ये ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंकस में, कोई दिक्कत नहीं, ब्रोंकस के बाद ट्रेकिया में यानी कि विंड पाइप में, उसके बाद लैरिक्स, उसके बाद फेरिक्स, उसके बाद नसल पैसेज, और उसके बाद नॉस्ट्रिल से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। और रिब्स का क्या फंक्शन है? रिब्स हड्डी वाला, क्या है उसका फंक्शन? प्रोटेक्ट करना हमारे लंग्स को, कोई दिक्कत। चलो, और ये डायफ्राम का क्या फंक्शन है भाई? डायफ्राम का फंक्शन क्या है? डायफ्राम मेनली एक सीट ऑफ मसल्स है ना, बहुत सारे मसल का अलग अलग सीट, जब हम लोग उसको एक साथ रख दिए हैं तो वो हमारा बन गया डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम जब हम लोग सांस लेते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि अपने एक्चुअल पोजीशन पे वो बाद में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो ये डायफ्राम हमारा कहाँ पे लोकेट रहेगा? एब्डोमेन के ऊपर और चेस्ट के नीचे, कोई दिक्कत नहीं, उसी के बीच में रहता है, कोई दिक्कत है, बात समझ में आ गया। तो क्या ये पूरा का पूरा चीज समझ में आ गया? तो एल्वियोली हमारा क्या एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है ना, कोई दिक्कत नहीं, और यहीं पे हमारा गैस का एक्सचेंज होता है। हमेशा याद रखना, ये सवाल लगभग पूछता है कि गैस का एक्सचेंज आखिर होता कहाँ पे है? कहाँ पे होता है? एल्वियोली में होता है, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत अब समझने में? अब एक और सवाल इसमें पूछा जा सकता है कि क्या ऑक्सीजन हर एक सेल तक डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है क्या? नहीं, यदि वैसा होता तो बहुत समय लग जाता, ऐसा लेकिन होता नहीं है। तो करता कौन है? हेमोग्लोबिन, और हेमोग्लोबिन मिलेगा किसमें आपको? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल में, और रेड ब्लड सेल होगा कहाँ पे? ब्लड में होगा, ब्लड वेसल्स में होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। तो अब जरा सोचो कि और ये वाला ऑक्सीजन वाला जो प्रोसेस है, नोस्ट्रिल से लेकर हर एक सेल तक पहुंचना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, कितना फास्ट प्रोसेस होता है ना। तुरंत सांस लिए, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, तुरंत सांस लिए, तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिए, मतलब कि तुरंत हम लोग सांस ले रहे हैं तो वो तुरंत ऑक्सीजन यहाँ से ऐसे होते 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 फिर वो सेल तक जाता होगा, फिर वहां से तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड होते ये फिर सेम रास्ते से वो बाहर भी निकलता होगा, मतलब कितना फास्ट प्रोसेस है ना, कितना फास्ट है ये प्रोसेस। डिफ्यूजन कभी भी नहीं कर पाता। यदि ऐसा होता तो 10 मिनट हम लोग लगातार सांसी ले रहे होते और 10 मिनट लगातार हम लोग सांसी छोड़ रहे होते। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा हम लोग अपने ऑक्सीजन का लेन देन नहीं करते हैं, वो लोग हम लोग करते हैं हेमोग्लोबिन से, कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा याद रखना कि हेमोग्लोबिन का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है? ऑक्सीजन के साथ, कोई दिक्कत नहीं। और कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसके साथ होता है? ब्लड के साथ, और ब्लड में वो हमेशा किस रूप में? सोल्यूबल फॉर्म में, यानी कि उसमें मिल जाता है पूरा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। चलो, अब यदि ये चीज़ समझ में आ गया है तो जिस प्रकार से हम लोग अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पिछले क्लास में कनेक्ट किए थे, किससे? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग से कनेक्ट किए थे रेस्पिरेशन को। अब यहाँ पे कनेक्ट हम तुमको करके जा रहे हैं, एक हिंट देके जा रहे हैं कि रेस्पिरेशन को हम लोग किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन से। अब समझो कैसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड सेल से लेकर आ रहा है, उस ब्लड में क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ध्यान से समझना, यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन को रेस्पिरेशन से।
यहाँ से हेमोग्लोबिन लेके गया ऑक्सीजन को, ब्लड उधर से क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा। तो क्या उस ब्लड में पूरी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया? क्या मिल गया? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सोल्यूबल फॉर्म में ही होता है उस समय पे, यानी कि पूरा का पूरा ब्लड में घुला हुआ रहता है। तो जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए पूरी तरीके से, तो उसको हम लोग कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहेंगे? इस टर्म को याद रखना, और इस टर्म का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तब जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ रहे होंगे तब। जैसे देखो अभी ब्लड में क्या मिल चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुका है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के कारण ही वो ब्लड हमारा कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और इस चीज़ को हम लोग अभी कनेक्ट कर रहे हैं, और इसको इस कनेक्शन को हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे? ट्रांसपोर्टेशन में। इसको याद रखना, ठीक है? चलो, और इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया? हर चीज़, पूरा चीज़ समझ में आ गया है? एक बार शुरू किया जाए तो पूरा बता दिया जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत होगा? चलो आगे क्लास ओवर किया जाए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।